नमस्कार दोस्तों, मेरी आज की इस कहानी का नाम है परिवार। क्या कहा आपने? मैं अपनी छुटकी को आपको भाभी की गोद में डाल दूं? किसी की कीमत पे नहीं। कैसे भूल जाऊं कि उन्होंने मेरे बच्चों को कितना भला बुरा कहा है। आपकी भाभी को तो मेरी बिटिया चुपती थी ना, फिर आज आप लोगों के स्वार्थ को मैं खूब समझती हूँ। अंजू अपने पति अशोक पे लगभग चीखते हुए बोली तो वो दंग रह गए। हमेशा शांत रहने वाली, लोगों की बात चुपचाप सहने वाली अंजू इस कदर फट पड़ेगी, ये अंदेशा उन्हें नहीं था। पत्नी के कंधे पे अपने दोनों हाथ रखते हुए अशोक बोले, बीती बात भूल जाओ अंजू, भाभी की तबीयत ठीक नहीं है। डॉक्टर के अनुसार उनकी गोद में एक बच्चा आ जाए तो वो उसके पति बोले, बस बस रहने दीजिए। वो बोली, मैं आपकी बातों में नहीं आने वाली, कल ही अपनी बिटिया को लेकर मायके चली जाऊंगी। आपका क्या भरोसा, कहकर अंजू ने अलमारी से ऊपर ट्रॉली बैग निकाला और उसमें अपने कपड़े को यानी पैक करने लगी मायके जाने के लिए। अंजू एक मध्यवर्गीय परिवार से ताल्लुक रखने वाली पढ़ी लिखी लड़की थी। उसके पिता रामचरण एक कस्बे में अध्यापक थे। उसी कस्बे में कृपया शंकर बाबू के नाम से एक जमींदार भी रहते थे, जिनके सुपुत्र दया शंकर के साथ रामचरण की अच्छी दोस्ती थी। दया शंकर पढ़ाई करने के लिए शहर चले गए और फिर उन्हें एक दफ्तर में नौकरी लग गई। माता पिता ने जानकी नाम की सुकन्या के साथ उनका विवाह करा दिया। समय के साथ वो दो बेटे को पिता बन गए। कभी वो अपने माता पिता से मिलने आ जाते तो कभी कृपया शंकर बाबू बेटे बहू के पास चले जाते थे। उनके देहांत के बाद दया शंकर अपने घर जाना ना के बराबर हो गया था। दया शंकर के दोनों बेटे सयाने होने लगे। बड़े प्रकाश का पढ़ लेकर एक दफ्तर में ऑफिसर बन गया और छोटा अशोक का पढ़ाई दिल में नहीं लगा। किसी तरह इंटर पास कर लिया। तब उसके पिता ने उसके लिए एक स्टेशनरी का शॉप खुलवा दिया। प्रकाश की शादी एक संपन्न परिवार की लड़की मधु के साथ हो गई। मधु अपने साथ भरपूर दहेज लाई थी, जिसके कारण जानकी जी रिश्तेदारों के पीछे नाक ऊंची करके चलती थी। 7 साल मधु के एक बेटे को जन्म दिया। तब जानकी जी दादी बनने की खुशी बड़ी दावत दी थी। अब वो अशोक के सिर पे सेहरा बांधना चाहती थी। तब मधु ने उनसे अपने चचेरी बहन का जिक्र करते हुए कहा था कि देखने में अशोक जैसी ही सुंदर है और दहेज मुझसे ज्यादा लाएगी। जानकी जी ये घर में 2 बहनों को विवाह के खिलाफ थे, इसलिए उन्होंने हाँ नहीं कहा, लेकिन इनकार भी नहीं किया। इसी बीच दया शंकर जी का किसी काम से अपने पुश्तैनी घर जाना हुआ। वहाँ उनकी मुलाकात मित्र रामचरण से हुई तो उन्होंने चाय पे घर आने को न्योता दिया। दया शंकर मित्र के घर पे पहुंचे तो उनका स्वागत अंजू ने किया। अंजू की सादगी और व्यवहार कुशलता को प्रभावित होकर उन्होंने उसी समय अपने अशोक के लिए अंजू का हाथ मांग लिया। रामचरण उनकी पत्नी ने इस रिश्ते को सहज स्वीकार कर लिया और एक शुभ मुहूर्त में दोनों का विवाह हो गया। अपनी बहन के साथ अशोक का विवाह न होने के कारण मधु भीतर ही भीतर कूद रही थी। अब सास को तो कुछ कह ही नहीं सकती, सो पूरा गुस्सा वो अंजू पे निकालने लगी। अक्सर सास के कान में भरती की, कंगाल घर से आई है, मेरी बहन आती तो ट्रक भर के दहेज भी साथ लाती। दहेज की इच्छा तो जानकी जी को थी, सो मधु का साथ दिया, लेकिन फिर भी अंजू अच्छे व्यवहार से उनका मन जीत लिया था। 2 साल बाद अंजू ने एक बेटी को जन्म दिया। उसे दूसरी तीसरी संतान जब लड़की हुई तब तो मधु उसे नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। उसकी बेटिया को भला बुरा कहती, यहाँ तक कि अपने बेटे अंकुर को रिद्धि सिद्धि के साथ खेलने के लिए मना करती। उसकी सास और परिवार के सभी लोग उसे समझाते, मधु बचिया को लेकर अंजू को इतने ताने क्यों देती हो? जितना जरूरी बेटा है बेटिया भी उतना ही जरूरी आवश्यकता है, और फिर बेटिया तो लक्ष्मी होती है। लेकिन मधु उन सब की बातों को अनसुना कर देती। सास के देहांत के बाद घर की कमान उसके हाथ में आ गई। तब तो वह वक्त बेवक्त अंजू और उसकी बिटिया को कोसती रहती थी। अंजू को बहुत बुरा लगता और वो दुख भी होता, लेकिन वो चुप रहती। इस इंतजार की समय साथ सबका ठीक हो जाएगा। गर्मियों की छुट्टी में अंकुर अपने नानी से मिलने उनके गाँव गया हुआ था। शाम के बच्चों के संग वो आम के बगीचे में खेल रहा था। अचानक कहीं से एक सांप आ गया और अंकुर को डस लिया। सुनते उसके नाना दौड़कर आए, नाती को लेकर अस्पताल दौड़े। डॉक्टर वहाँ पे बोले, सांप का जहर बच्चे के शरीर में पूरे फैल चुका था, इसलिए हम उसे नहीं। मधु तो पछाड़ खाकर गिर पड़ी थी।
अपने इकलौते बेटे को सफेद कपड़े में लिपटे देखकर वो रोते रोते बेहोश हो जाती है और होश आने पर उसका हृदय चित्कार उठता था। 15 दिन से अधिक हो गए थे मधु के अनाज का एक दाना मुंह में ना डाला था। बेटे के कपड़े किताब देखती तो फिर से रोने लगती। बड़ी मुश्किल से प्रकाश पत्नी को पानी जूस पिला पा रहे थे। डॉक्टर आकर उसको चेकअप करते और उसे समझाते। पत्नी की हालत देखकर प्रकाश घबराए गए। तब डॉक्टर उनसे कहा कि आपकी पत्नी को गोद में कोई बच्चा आ जाए तो उन्हें अपने बेटे के हादसे से उबरने में मदद मिल सकती है। तब अशोक बोले, भैया आप चिंता ना करें, अंजू हमारी छुटकी को भी भाभी की गोद में डाल देगी। जब यह बात अंजू ने सुनी तो उसका बरसों से दबा गुस्सा फूट पड़ा, जिसे देखकर सभी दंग रह गए थे। वो रात अंजू ने जाकर काटी और सुबह होते ही छुटकी को लेकर और दोनों बिटिया का हाथ पकड़कर बस अड्डे वे चली गई मायके जाने के लिए। अचानक मायके पहुंची तो बेटी के तेवर देखकर माँ समझ गई कि कोई बड़ी बात हुई होगी। कुछ देर बाद शांति से बात करेगी। तभी दामाद का फोन आ गया कि उन्हें सारी बातें पता चली। बिटिया को नाना नानी के पास भेजकर अंजू चाय पीकर बिस्तर पे अपने आंखें बंद कर लेट गई और पिछले दिनों की बातें याद करने लगी। मधु जीजी के साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन उन्होंने तो हमारे साथ अच्छा नहीं किया था। अब अपनी जरूरत पड़ी तो हमारी याद आ गई। लेकिन एक बात समझ नहीं आई कि मैंने उन्हें कल कितना कुछ सुनाया तो उन्होंने मुझे कुछ कहा क्यों नहीं। पहले तो बिना बात को मुझे टोकती रहती थी, फिर कल चुप कैसे हो गई। मुझे जाने से रोका भी नहीं। मैं अगर छुटकी को ना दूं तो क्या होगा। शायद उन्होंने अशोक एक बार बताया था कि अंकुर ने जन्म के समय मधु भाभी की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। अब दूसरा बच्चा वो नहीं कर सकती और अंकुर दुख वो बर्दाश्त भी नहीं कर पा रही है। माँ कहती है कि हथेलिया की उंगली की तरह हमारे परिवार के सदस्य होते हैं। अलग अलग होकर भी वक्त पड़ने पे आपस में एक ही होकर मुट्ठी की तरह बन जाते हैं। तो फिर मधु दीदी को कैसे अकेला छोड़ाई। बचपन में पापा यही सिखाते थे कि बुराई को अच्छाई से समाप्त किया जा सकता है। वो सोच ही रही थी, आज मैंने जो किया फिर तो मधु जीजी और मुझे कोई फर्क ही नहीं रहा। हे भगवान, ये मुझसे क्या अनर्थ हो गया। उसकी आंखों से आंसू ढुलक गए। वो रोने लगी। माँ ने खाने के लिए बुलाया तो वो बेमन से एक रोटी खाकर उठ गई। टेबल पर उसकी पसंद की खीर रखी थी, जिसे उसने देखा तक नहीं। किसी तरह से उसने रात बिताई और सुबह उठते ही उसने बिटिया को तैयार किया। रिधि ने कहा कि मम्मी, हम कल ही तो आए थे और आज फिर आ जाएंगे बेटा, कहकर उसने बेटी को चुप करा दिया। अपने बैग के साथ बिटिया को लेकर अंजू जा ही रही थी कि माँ कहकर अपनी माँ की चरण स्पर्श किए। माँ की अनुभवी आंखों ने बेटी के चेहरे पे आए उसके हृदय परिवर्तन के भाव को पढ़ लिया था, इसलिए उन्होंने बेटी से कोई सवाल नहीं किया। घर आकर अंजू ने अपना बैग रखा और बिटिया को खेलने के लिए कहकर दंदनाती अपने जेठानी के कमरे गई। उन पे बरस पड़ी। मधु दीदी, आपके साथ इतना बड़ा हादसा हुआ, आपके दुख पर मरहम लगाने के बजाय मैंने आपको इतना भला बुरा कहा तो आप मुझ पे गुस्सा क्यों नहीं हुई। पहले तो मुझे बेवजह ताने देती थी, फिर कल क्यों चुप रही। मैं जाने लगी तो मेरा हाथ पकड़ कर रोका क्यों नहीं। मैं तो बहुत बुरी हूँ। कहते हुए वो फूट फूट कर अपने जेठानी के सामने रोने लगी। मधु ने उसे चुप कराया और बोली, क्योंकि मुझे ममता की कीमत समझ में आ गई थी। बेटा खोने के बाद मुझे एहसास हुआ कि बेटा हो या बेटी, माँ के लिए दोनों ही बराबर होते हैं। उसकी ममता में कोई कमी नहीं आती। मैं तो अपनी बचिया को कोसने लगी थी, इसलिए तो कल मुझे मालूम हुआ कि जितना मैं अंकुर से प्यार करती हूँ उतना ही तू अपने तीनों लाडलियों से, फिर तो उन्हें मुझे कैसे दे देती। अंजू झट से उठी और 4 वर्षीय छुटकी को अपने जेठानी की गोद में डालते हुए बोली, संभालिए अपनी लाडली को और दे दिए। नहीं रे, ये तेरी गोद में ही अच्छी लगती है। कहते हुए मधु ने छुटकी को वापस अंजू को गोद में डाल दिया और बोली, आज से हम दोनों मिलकर अपनी बिटिया को पालेंगे और तीनों मुझे बड़ी माँ कहेगी। पर जीजी, वो बोली, अब कोई परवाह नहीं। कहते हुए मधु ने अंजू के मुंह पे अपना हाथ रख दिया तो उसकी आंखों से अश्रु की धार बह निकली। तभी बड़ी माँ कहते हुए रिधि ने मधु के गले में अपनी बाहें डाली और सीधी आकर उसकी गोद में बैठ गई।
मधु और अंजू की आपसी स्नेह देखकर दोनों भाइयों के खुशी आंसू से छलक उठी। पीछे खड़े दयाशंकर भी भाव विभोर हो गए। पत्नी को याद करते हुए मन में बोले, जानकी, देख रही हो ना, हमारे बच्चे कितने समझदार हो गए हैं। इन्हें आशीर्वाद दो दो कि आपसी स्नेह किसी भी कीमत पे कम ना हो पाए। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए।